कॉस्ट शीट। सर थोड़ी सी नए फॉर्मेट की प्रैक्टिस करवाओ, तो करवा रहा हूं। कॉस्ट शीट बेटे हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी वैरायटीज हो सकती हैं, और हम जब क्वेश्चन करेंगे तो एक बार अगर नई वैरायटी का क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा मन घबराता है, पर अपने मन से कहना कि हे बावरे मन चिंता मत कर, 2 4 5 10 तरह के सवाल होते हैं, बाकी सब उसकी कॉपीज बनती हैं। तो अगर कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसे एग्जाम के लिए रिवीजन मार्क कर देना। सर ये सारे अजीब अजीब जंगली प्राणी कहाँ मिलते हैं? 10 ईयर में मिल जाया करते हैं, 10 ईयर पढ़ लो। 60 to 70% 10 ईयर में वैरायटी मिल जाती है, 20-30% बच जाती हैं, वो हम आपको करवा देते हैं। तो सर आज कौन सी कॉस्ट शीट की वैरायटी का क्वेश्चन आप हमें करवाओगे? अच्छा ये मटेरियल 1-2 दिन में साइट पे डाल दूंगा, ठीक है? अभी क्या है ना, होली है तो स्टाफ भी एंजॉय कर रहा है, कई बार किसी काम में रह जाता है। तो आज का हम ये क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ये हालांकि सीए एग्जाम से हमने क्वेश्चन लिया है, और ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आप इसे रिवीजन के लिए मार्क कर लेना। क्वेश्चन में ऐसा क्या है सर, पढ़िए बताता हूं। मैसर्स अरीबा प्राइवेट लिमिटेड हैज अ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 36,000 यूनिट्स ऑफ टॉयज पर एनम। एक कंपनी है, टॉयज बनाती है, साल भर में नॉर्मली वो 36,000 टॉयज बनाने का प्लानिंग करती है। अब कॉस्ट शीट कई बार क्या होता है, एक्चुअल डेटाबेस पर होती है और कई बार एस्टिमेशन में होती है। तो कॉस्ट शीट हिस्टोरिकल भी होती है, एस्टिमेटेड भी होती है। एस्टिमेटेड होती है तो भी घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन ही हमें सब एस्टिमेट्स बताता है कि गगन सर ये इतना एस्टिमेट है, ये इतना एस्टिमेट है, और वही एस्टिमेट हमने लगाने होते हैं। तो देखो क्वेश्चन का लेआउट थोड़ा आपको अलग दिखेगा। डायरेक्ट मटेरियल वो तो सर हर क्वेश्चन में दिया होता है, डायरेक्ट लेबर वो भी सर हर क्वेश्चन में दिया होता है। यहां पर एक नई बात दी है, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 48,000 पर मंथ। इसका मतलब मुझे पर मंथ भी चेक करते हुए चलना है कि हमारी जो लेबर की हम पेमेंट करेंगे वो मिनिमम 48,000 पर मंथ होनी चाहिए। तो सर क्या ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से आपने रिवीजन मार्क की? मैंने कहा खैर ये छोटा सा पॉइंट है, रिवीजन के लिए मार्क कर लीजिए, पर इसमें एक बड़ा पॉइंट और भी है। वो क्या? डायरेक्ट मटेरियल 40 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 30 रुपीज पर यूनिट। जब भी कोई चीज पर यूनिट दी हुई है इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है गगन सर जब मटेरियल लेबर की कॉस्ट बता दी तो अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर आओ। फैक्ट्री ओवरहेड्स में कह रहे 3,60,000 रुपीज पर एनम तो आपके फिक्स्ड हो गए। ओके कोई दिक्कत नहीं। 10 रुपए पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो वो सेमी वेरिएबल पार्ट में दिक्कत है, यानी अगर प्रोडक्शन को मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूंगा तो इस कॉस्ट में मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और यहीं पर बच्चे का दर्द आता है कि सर कैलकुलेशन हो रही है, देखो मुझे दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं, यही एक पॉइंट है। और ये पॉइंट ऐसा है कि इस पर कई सारी बुक्स ने गलती कर रखी है। अगर आप चाहेंगे कि ये क्वेश्चन अगर आपको 2 बुक्स में मिले और दोनों बुक्स में सेम ट्रीटमेंट हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कुछ बुक्स इसमें गलत ट्रीटमेंट कर रही हैं। पॉइंट पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा कि वो क्या गलती कर रही हैं। आप अपना माइंड लगाइएगा, आपकी इंग्लिश मेरे से ज्यादा अच्छी है, सोचिएगा कि वो क्या कह रहा है और बुक्स क्या कर रही हैं, गलत कर रही हैं। तो कई बार ये दिक्कत आती है कि सर बुक्स में अगर आंसर गलत है तो हमें क्या करना चाहिए? खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है वो ठीक है, और नीचे लिख देंगे नोट में कि कुछ बुक्स में गलत किया हुआ है और कुछ बुक्स में ऐसा किया है। मैं बताऊंगा, वरना ज्यादा बोलूंगा तो आप डरने लगोगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है इसका कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। वो कह रहे गगन सर 1,08,000 पर एनम तो खर्च होगा अगर आप 50% कैपेसिटी पर काम करते हो। 36,000 आपकी टोटल कैपेसिटी है,
50,000 मतलब 18,000 टॉयज तक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ये कॉस्ट लगेगी। लेकिन सर 50% पे क्यों काम करूंगा, ज्यादा पे काम करूंगा। कह रहे कर लो, लेकिन 50% के ऊपर आपको एडिशनल 46,800 रुपीज देने पड़ेंगे फॉर एवरी 20% इंक्रीज। वो ये नहीं कह रहे कि 50 के ऊपर हर 1% पर इतना देना है, वो कह रहे 50 से ऊपर जैसे ही जाओगे तो अप टू 20% यानी 70%, 50 to 70 तक की, चाहे 51 लो, 52 लो, 55 लो, 57 लो, 60 लो, 65 लो, 68 लो, 70% तक, 50 to 70, चाहे आप पूरा 20% इंक्रीज करो या उसका कोई हिस्सा इंक्रीज करो, 46,800 रुपीज और लगेंगे फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और इन एनी पार्ट। यानी 20 इंक्रीज ना करके अगर 20 का कोई पार्ट 1%, 2%, 3% भी इंक्रीज करोगे तो पूरी 20% की कॉस्ट देनी होगी। ठीक है सर, थोड़ा सा समझते हैं। 50% तक की कॉस्ट तो हमें पता है कि भाई फिक्स्ड है, ओके। सर 50 के बाद मैंने लेट अस सपोज 12% और प्रोडक्शन की, तो अगर आप 12% प्रोडक्शन करो या 15 करो या 18 करो या 5% करो, मतलब 51 से लेकर 60% तक अगर आपकी कैपेसिटी रही तो 46,800 रुपीज और ऐड कर देना। ठीक है सर। सर अगर मान लीजिए मैंने अच्छा यहां पर मैंने ये गलती लिखी ना, 60 नहीं 70 लिखो ना सर, ओके सॉरी। 20% मतलब 51% टू 70%। सर अगर आपने 70 के बाद फिर 5% और इंक्रीमेंट किया तो क्योंकि 20% पूरे हो गए, अब अगले 20% या उसका कोई भी पार्ट अगर इंक्रीज करोगे तो अगेन 46,800 अगेन पूरे लगेंगे, और ये लगेंगे 71% से लेकर 90% तक फिर से लगेंगे, चाहे आपकी कैपेसिटी 71 हो, 72 हो, 75 हो, 83 हो, 89 हो। सर अगर मैं 90 के बाद जाऊंगा तो फिर आपका 46,800 और लगेगा, ये कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूं, और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ा सा वीडियो रोक करके अपने माइंड से क्वेश्चन कीजिए, आप समझ जाएंगे। अच्छा सर एक बात और बताइए, यहां लिखा है 1,08,000 पर एनम और यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, तो यहां पर भी कुछ ऑथर्स की इंटरप्रिटेशन अलग अलग है कि कुछ नहीं लिखा। मेरा यहां पर कहना यह है कि बेटे ये एज्यूम्ड होना चाहिए कि ये भी पर एनम ही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, ईयर के कुछ पार्ट में कैपेसिटी कुछ रहेगी, कुछ पार्ट में कैपेसिटी कुछ रहेगी, तो इसलिए ट्रीटमेंट के लिए ये जानना जरूरी है कि ये 46,800 पर एनम है या पर मंथ है। कुछ ऑथर्स बेवकूफ़ी भरी बात कह देते हैं कि सर लिखा थोड़ी ना है, तो लिखा नहीं है क्योंकि पहले वो पर एनम कॉस्ट से शुरुआत कर रहा है, तो ये भी हम पर एनम एज्यूम करेंगे। इन बातों से उनके आंसर और हमारे आंसर में फर्क आ सकता है, पर हम एकदम ठीक बात कर रहे हैं। हमने दो बातें कही हैं कि एवरी 20% या 20 का कोई भी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 से 19% तक कितना भी इंक्रीज होगा तब भी 20% की कॉस्ट लगाएंगे, और 46,800 हम पर एनम लेके चलेंगे। यानी ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से बुक्स में सॉल्यूशंस में डिफरेंस आ रहा है, और मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। आंखें बंद कर लेने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं 5,18,400 पर एनम और ये फिक्स्ड हैं। तो क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, ये पुराना एग्जामिनेशन क्वेश्चन है जो नए फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, लेकिन पूछने वाला ये नहीं समझ पा रहा कि उसको यहां पर लिखना चाहिए था
कि वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब ये दिक्कत आएगी। तो न्यू फॉर्मेट कहता है कि गगन सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मतलब ऑफिस ओवरहेड्स आप कहाँ लोगे, तो ये डिपेंड करेगा कि क्या मैं इन्हें रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानता हूं या नहीं मानता। तो हम इस पर दे देंगे एजम्पशन, और मेरे पास दो पॉसिबल एजम्पशंस हैं कि मैं इसे रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानूं या ना मानूं। अगर मानूंगा तो अगेन मेरा आंसर अलग हो जाएगा, पर आपको पता है कि एजम्पशन की वजह से अलग हो रहा है, इसलिए वो भी ठीक माना जाएगा। मैं इसे नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ले लेता हूं। ओके, आप कह सकते हैं कि सर मैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन लूंगा, तो लिख देना एजम्पशन और वैसा ट्रीटमेंट कर लेना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा ले लेना। मैंने इसे नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिया, इसका मतलब मैं इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनाऊंगा, मैं इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाऊंगा। ठीक है सर, सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट होते हैं। ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड स्क्रैप, वो कह रहे हर रॉ मटेरियल के यूनिट से स्क्रैप बन रहा है, विच इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट। अब बेटे अगर मैं स्क्रैप की बात करूं तो नॉर्मली आप ये देखेंगे कि स्क्रैप को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हुए माइनस करते हैं, पर ओकेजनली आपको ऐसा भी मिलेगा कि हम इसे मटेरियल की कॉस्ट में से भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, ओकेजनली ऐसा मिलेगा। अब ऐसा क्यों है सर? देखिए, अगर केवल और केवल मटेरियल में से ही स्क्रैप निकल गया, उस पर कोई लेबर खर्च नहीं हुई, तो उसे मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस कर दो। अगर आपको ये लगता है कि क्वेश्चन ये कह रही है कि मटेरियल के ऊपर लेबर ने भी कोई खर्चा किया, फैक्ट्री का भी कोई खर्चा हुआ, तो सबने खर्चा किया, तो फिर इसकी रिकवरी किसी एक आइटम में से ना करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से करनी चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार ये क्लैरिफाई नहीं करती कि उसे कहां किया जाए, तो आप एजम्पशन लिख के जहां करना चाहो कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी दोनों ही केस में सेम बनेगी। यहां लिखा है कि ईच रॉ मटेरियल प्रोड्यूसेस, तो सीधी सिंपल लैंग्वेज लेते हुए मैं इसको ऐसा ट्रीट कर रहा हूं। अगर आप कहो कि सर मैं आपके जैसा ना करके ऐसा ट्रीटमेंट कर लूं तो भी ठीक होगा, लिख देना। ठीक है, खैर ये कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। हमारे पास 5 रुपए पर यूनिट की स्क्रैप आ रही है, तो ये भी पर यूनिट है, तो इसका मतलब मैं यहां से 5 रुपए पर यूनिट माइनस करके इसको नेट 35 रुपीज पर यूनिट ले लूंगा। सर क्या आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम करोगे? बेटे ऐसे ही होता है, एग्जामिनेशन में जब एजम्पशन लेनी होती है तो इंसान अपनी कन्वीनियंस से एजम्पशन ले लेता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पर यूनिट दिया हुआ है, सीधा सीधा माइनस कर दूंगा। पर कोई बात नहीं, अगर आपको लगे सर मैं वैसा करता हूं तो भी ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर फैक्ट्री वर्क एट 50% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। पहले 3 महीनों में कंपनी 50% कैपेसिटी के साथ काम कर रही थी, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड वर्क एट द रेट ऑफ 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। बचे हुए 9 महीने में हमारा अनुमान है कि फैक्ट्री 80% की कैपेसिटी पे काम करेगी। तो होगा क्या, बाकी किसी कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी उसमें लिखा था 50 प्लस एवरी 20% के लिए 46,800, तो मैंने 50 में 20% ऐड किया 70%। लेकिन हमारी कैपेसिटी चल रही है 80, वो कह रहे एवरी 20 के लिए, तो भाई 70 के बाद अब मेरे को कैपेसिटी लग रही है केवल 80%, यानी 10% इंक्रीमेंट है। और वो कह रहा है कि कॉस्ट चाहे 20% के ब्लॉक लेके चलना या उसका पार्ट लेके चलना, पूरी 20% की ही लगेगी। बस यही वो पॉइंट है जिस पर कई ऑथर लोग कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ सेलिंग प्राइस वॉज 145, पहले 3 महीने का सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स टू अचीव टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 87,600।
यानी क्वेश्चन ने यहां पर भी एक बढ़िया बात की, कह रहे गगन सेलिंग प्राइस भी निकलवाओ बच्चों से। तो यही तो होती है कॉस्ट शीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना, सेलिंग प्राइस को ढूंढना। तो उसने इसमें से 2-3 गुण इस क्वेश्चन में डाल दिए। ठीक है, तैयार है, बनाए। नीचे लिख के अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हैं तो बताऊं कि नीचे लिखे हुए आंसर हो सकता है हमारे आंसर से टैली ना करें, मैं इनको बाद में बदल दूंगा। तो हो सकता है आपके हाथ में जब फॉर्मेट आए, ये प्रिंट आउट आए, तो मैं इसके आंसर्स को बदल दूं, क्योंकि ये आंसर वो है जो कि इंस्टीट्यूट के स्कैनर्स में दिया हुआ है और इसमें गलती है। वही गलती है जो अक्सर ऑथर कर देते हैं, लेकिन जब टीचर्स लोग पढ़ाते हैं तो वो ये गलती नहीं करते, वो ठीक कर देते हैं। मैं आपको पहले करवाता हूं, फिर आगे चलेंगे। ओके, तो एक तो हमने आपको स्क्रैप की बात बताई, समझाने के लिए बात की थी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन को बनाता हूं। क्वेश्चन के लिए ना पहले मुझे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट्स क्या कह रहे हैं कि 3 मंथ और 9 मंथ। 3 मंथ में आपकी कैपेसिटी यूज हो रही है 50% और 9 मंथ्स में आपकी कैपेसिटी यूज हो रही है 80%। तो यहां पर अगर मैं पर मंथ की बात करूं तो 36,000 आपकी टोटल कैपेसिटी थी। अगर मैं उसका 50% लेके चलूं, इंटू 1/12 भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनुअल है ना, मंथली करने के लिए 1/12 करना पड़ेगा। तो सर 36,000 को 12 से डिवाइड करोगे 3,000 आएगा। इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। इंटू 50%, इसके लिए भी सर कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 1500 यूनिट्स पर मंथ आएंगे। 80% कैपेसिटी की बात करूं तो 1/12 36,000, ठीक है, और इंटू 80%, ये एक मंथ का आएगा। तो अगेन सर 3,000 का 80% ये हो गया 2400 पर मंथ। ये पर मंथ है। तो जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो मुझे 2 कॉलम्स में बनानी है, एक बार 3 मंथ और एक बार 9 मंथ, ऐसे बनानी है। लीजिए, वर्किंग नोट हमेशा सर क्वेश्चन के नीचे होते हैं, तो लो नीचे ले जाओ इसको, क्या होगा, ऐसे है ना। धीरे धीरे जगह बनाते हुए चलेंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट लिखेंगे। वैसे तो बच्चे कहते हैं कि सर देख के काम नहीं चलेगा ना, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले 3 मंथ्स और 9 मंथ्स। यहां पर जो आपकी प्रोडक्शन चल रही है वो चल रही है 1500 यूनिट्स पर मंथ की, और यहां पर चल रही है 2400 यूनिट्स पर मंथ की। ओके सर, सबसे पहले लो डायरेक्ट मटेरियल। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी 40 रुपीज, और मैं इसमें से स्क्रैप को यहीं पर माइनस करना चाहता हूं। तो सर ये अच्छे से दिखाने के लिए ऐसा कीजिए ना, आप इसको एट द रेट ऑफ 40 रुपीज लेस स्क्रैप एट द रेट ऑफ 5 रुपीज, चाहे ऐसे कर लो 35 रुपीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1500 इंटू 3, क्योंकि 3 मंथ की बना रहा हूं, और इंटू 35, 1,57,500। ये मैंने लिखी 1,57,500। अगर आप चेक करेंगे सर 1500 इंटू 35 तो आंसर नहीं आया, तो वो पर मंथ है, तो 3 मंथ के लिए मैंने इंटू 3 भी किया है। ओके, अब 2400 1 मंथ का है, इंटू 9 मंथ का आएगा, इंटू 35 7,56,000। अगेन सर अगर मैं 40 रुपीज से कैलकुलेट करूं और बाद में नीचे कहीं जाके 5 रुपीज पर यूनिट से माइनस कर दूं तो चलेगा? मैंने कहा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है सर, इसके बाद बात करो डायरेक्ट लेबर की। अब डायरेक्ट लेबर में एक छोटा सा पॉइंट था, तो मुझे इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा।
अगर डायरेक्ट लेबर की बात करूं तो यहां पर आएगी मेरी 1500 इंटू 30 रुपीज 45,000 पर मंथ, और यहां पर आएगी 2400 इंटू 30 रुपीज 72,000 पर मंथ। और क्वेश्चन कह रहा था कि आपको मिनिमम देनी है 48,000 पर मंथ। तो अगर मैं चेक करूं तो पहले 3 महीने में मेरी लेबर कम चल रही है, तो यहां पर मुझे विच एवर इज हायर लेना पड़ेगा, 48,000 पर मंथ। पहले 3 महीने के लिए मुझे ये लेके चलना होगा, ठीक है, इंटू 3। यानी कि यूनिट वाइज वाली मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि यूनिट वाइज मेरी लेबर का चार्ज कम बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गगन सर आपने मिनिमम भी लेके चलनी है 48,000 पर मंथ, तो पहले 3 महीने में अगर मैं पर यूनिट के हिसाब से देखूं तो 45,000 पर मंथ बन रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आपने 48 लेना है। तो पहले 3 मंथ्स के लिए मैं ये वाली फिगर उठाऊंगा। क्यों? मैंने आपको बता दिया, ये हो जाएगी 3 मंथ्स 48,000 इंटू 3। बताओ जी कितना हो गया? 144, है ना। और रिमेनिंग पार्ट के लिए जो 9 मंथ्स का पार्ट है उस पे मेरी 2400 इंटू 30 और इंटू 9 मंथ यूनिट वाइज मैं कैलकुलेट करूंगा, तो वो हो जाएगा 72,000 इंटू 9, 6,48,000। सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड करो। मैंने कहा भाई दिया नहीं है, अब आप हेडिंग में लिखना चाहो तो आपकी मर्जी, नहीं लिखना चाहो तो आपकी मर्जी। प्राइम कॉस्ट 14,04,000, 3,01,500। इसमें ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर जनरली तो देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में लिखा होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 175% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। लेकिन यहां ऐसा सिंपल नहीं लिखा। उन्होंने कहा देखो गगन, एक तो है आपकी फिक्स्ड, जो फिक्स्ड है वो आपकी कितनी थी, 3,60,000 पर एनम, यानी जो फिक्स कॉस्ट थी वो हो गई 30,000 पर मंथ। ओके, तो ये कितना हो गया, 3 मंथ्स का 90,000 और 9 मंथ्स का 2,70,000। दूसरी कॉस्ट थी वेरिएबल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। तो सर ये हो गई 4,500 यूनिट्स के लिए 45,000, और वो हो गई 2,400 इंटू 9, 21,600 यूनिट्स के लिए 2,16,000। ओके, नाउ अब जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो इस वाले पार्ट में है, जो कि मेरा सेमी वेरिएबल का पार्ट है। तो मैं इसका वर्किंग नोट नंबर 3 बनाता हूं, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2, और अब मैं बनाने जा रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट बताएगा कौन? बताएंगे सर हम। अच्छा, 3 मंथ्स वाला मैं बताता हूं, 9 मंथ वाला आपके ऊपर, ठीक है। 3 मंथ्स के अंदर जो हमारी कॉस्ट है, तो हमारी कैपेसिटी कितनी चल रही है, 50%, और यहां चल रही है कैपेसिटी 80%। और क्वेश्चन कह रहा था
कि आपको 1,08,000 पर एनम लेके चलना है अप टू 50% कैपेसिटी। तो अप टू 50% कैपेसिटी 1,08,000 डिवाइडेड बाय 12, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 12, 9,000। तो ये हो गया सर 27,000 और ये हो गया सर 81,000। ओके, नेक्स्ट 20% कैपेसिटी के लिए 46,800 डिवाइडेड बाय 12, 3,900। तो ये होगा 3,900 पर मंथ इंटू 9 मंथ्स। अब यहां पर आपको देखना है कि भाई ये 35,100 मैंने ली है, जबकि कुछ बुक कहेंगी नहीं ये मत लो, 46,800 क्वेश्चन में लिखा है कि 20% कैपेसिटी के लिए 46,800 लो। मैं कह रहा हूं नहीं, ऐसा कैसे हो गया, कॉस्ट होगी तो ये थोड़ी ना होगा कि अगर मेरी कैपेसिटी 2 महीने के लिए इंक्रीज हुई तो 2 महीने के लिए 46,800 दे दूं। आंसर इज नो, ये पूरे पर एनम की कॉस्ट है, इसलिए इसको प्रोपोर्शनेट करके 9/12 करके ही लूंगा मैं। ओके, यानी हमने इसे पर एनम लेके प्रोपोर्शनेट भी किया है। एक तो गलती बुक्स में ये कर रखी है, पूरी 46,800 ले रखी है। दूसरा, अब सर जो बैलेंस 10% कैपेसिटी है उसके लिए भी 46,800 की ही कॉस्ट ली जाएगी। तो सर वो भी सेम आएगी? यस, बिल्कुल सेम आएगी। 46,800 पूरी ली जाएगी, भले मेरा 10% इंक्रीमेंट है, उसको मंथली कैलकुलेट करूंगा मैं और फिर इंटू 9 करूंगा, 35,100 अगेन लूंगा। ये लीजिए, इसके अकॉर्डिंगली अब मेरी जो कॉस्ट बनेगी वो यहां पर बनेगी, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट 27,000 और यहां मेरी बनेगी 1,51,200। बताइए मुझे, क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलिए। अच्छा जी, अब मैं इसको यहां पर लाता हूं और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में मैं लिख देता हूं 27 और 151,200। ये हो गई 27,000 और ये हो गई 1,51,200। अब बेटे ये हो जाएगी मेरी ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। पर क्वेश्चन में क्योंकि स्टॉक ऑफ WIP नहीं है तो सीधा वर्क्स कॉस्ट लिख देते हैं। $20,41,200। 3,01,500 प्लस 90,000 प्लस 45,000 प्लस 27,000, 4,63,500। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब CA के स्कैनर ने ठीक बनाया हुआ है। लेकिन आपको बता दूं, शायद महेश्वरी मित्तल की बुक में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये गलत किया हुआ है। MN अरोड़ा सर की बुक है, MN अरोड़ा सर की बुक भी मेरे पास में है और उसमें मुझे ये नए एडिशन में प्रॉब्लम नंबर 5.18 और प्रॉब्लम नंबर 5.20, मतलब अगर आपके किसी फ्रेंड के पास या आपके पास MN अरोड़ा बुक है तो प्रॉब्लम नंबर 5.18 और 5.20 ये दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, चेक कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही किए गए हैं। जबकि महेश्वरी मित्तल की बुक में या एक आधी बुक्स में और जगह मैंने देखा है उन्होंने पूरा 46,800 को ऐड किया हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है बट सिमिलर क्वेश्चन था।
आइए जी, आपने नोट कर ही लिया होगा एमएन रोडा प्रॉब्लम नंबर 5.18 और 5.20। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो जिन बच्चों ने स्क्रैप को ऊपर सेल नहीं किया था वो स्क्रैप को यहां पर सेल कर सकते हैं। अब मैं लूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो क्योंकि अब मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटेड ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन मिसिंग है, तो मैं इसे छोड़ दूंगा और फिर मैं लिख दूंगा इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और क्योंकि मुझे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया तो मैं इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकता हूं। 4,63,500, 20,41,200। इसमें अब मैं ऐड करूंगा, पुराना क्वेश्चन है इसलिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं दी हुई, इसमें आपको क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं दी हुई, इसमें आपको प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट अलग से नहीं दी हुई, क्योंकि ये पुराना एग्जामिनेशन क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसीलिए वो आपको दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करेंगे कि सर वो नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, दिया होता तो हम ट्रीट कर लेते। अब यहां पर जोड़ देंगे ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कौन से वाले? जनरल। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिए हुए 5,18,400, ये हो गया 43,200 पर मंथ। तो इंटू 3 1,29,600, ये हो गया इंटू 3 3,88,800। तो पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसलिए अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सर इसमें ऐड करूंगा सेलिंग ओवरहेड्स, है ना। अब हमारे जो सेलिंग ओवरहेड्स हैं क्वेश्चन में वो 8 रुपीज पर यूनिट है, तो एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर यूनिट, तो 4,500 यूनिट्स इंटू 8 रुपीज, ये हो गया 36,000। और दूसरा था 21,600 इंटू 8 रुपीज, 172,800। ये भी ठीक है सर। कोई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है तो ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। $26,02,800, 26,02,800, 4,63,500, 1,29,600 और 36,629,100। अगर आप पर यूनिट निकालना चाहें तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट भी मैं निकाल सकता हूं, डिवाइडेड बाय 4,500, ये मेरी कॉस्ट है 139.80 और 26,02,800 डिवाइडेड बाय 21,600, 120.50। ओके, इसमें ऐड करूंगा मैं प्रॉफिट, तो मेरी आ जाएगी सेल्स। अब क्वेश्चन यहां पे ट्रिकी है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा 3 मंथ का सेलिंग प्राइस है वो क्वेश्चन में गिवन था 145, तो ये मुझे गिवन है कितना, 4,500 इंटू 145 गिवन है।
6,52,500। तो ये पहले मेरी ये वाली फिगर आएगी, -6,29,100। ये आ गया प्रॉफिट 23,400। ठीक है, 3 मंथ्स का प्रॉफिट मेरा निकल आया। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि आपने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है फॉर रिमेनिंग 9 months टू अचीव टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 876,600। आइए जी, टोटल एनुअल प्रॉफिट रिक्वायर्ड कितना था? 876,600 लेस प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 3 months 23,400। बैलेंस प्रॉफिट फॉर 9 months 200, 6 minus 3 और 7 minus 2 5, 8 lakh divided by units 21,600। तो 876,600 minus 23,400 डिवाइडेड बाई 21,600, ये प्रॉफिट होगा 39 रुपये 50 पैसा। प्रॉफिट हो गया 39 रुपये 50 पैसा। अब आपके पास प्रॉफिट है 853,200। ये प्रॉफिट आएगा 853,200। वर्किंग नोट नंबर 4 बनाया, तो 26,02,800 प्लस 853,200 34,56,000। ये सेल्स हो गई 34,56,000। और सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट्स अपॉन एक्सपेक्टेड सेल्स, यानी 34,56,000 ये हमारा आ रहा है डिवाइडेड बाई 21,600। 160 रुपीज पर यूनिट। ये 160 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिएगा। और मैंने आपको बताया कि MN अरोड़ा बुक से आप 2 इलस्ट्रेशन ऐसी कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5.18 है और इलस्ट्रेशन नंबर 5.20। अब आप मुझसे मांगेंगे, मैं देने वाला नहीं हूं। स्टूडेंट की एक सबसे अच्छी आदत होती है कि भाई वो सर से मांग लेता है। बेटे आपके पास जो भी बुक होगी उसकी सॉल्ड अनसोल्ड में अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो ये जो मैंने करा दिया बस आप इसी को प्रैक्टिस कर लेना। अब समय थोड़ा सा रह गया तो हम एक छोटा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको हम बाद में देखते हैं। इतना लंबा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ये भी हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ चुका है 1-2 बार, 2 तरह के प्रोडक्ट का क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसको भी हम एग्जाम में रिवीजन मार्क करते हैं। ये भी पुराना एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, पहले भी सीए एग्जाम में आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द क्यू लिमिटेड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 1,20,000 और ये इनडायरेक्टली बता रहा है कि दिस कॉस्ट इज 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब इसकी मदद से आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना है। छोटा सा मैथमेटिक्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सर क्वेश्चन में तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी फॉर्मेट में निकलती है, ये दी हुई है, तो अगर कुछ चीज अनयूजुअल दी हुई है तो उन्होंने कुछ चीज आपकी गायब कर ली है। यही क्वेश्चन में ट्रिक है, इसी वजह से मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। ठीक, तो कुछ अनयूजुअल है सर यहां पर। ओके, अच्छा देखो सर सेल्स भी दी हुई है। नाउ वो कह रहे हैं हम आपको रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बता रहे हैं, WIP का बता रहे हैं, फिनिश गुड्स का बता रहे हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड्स का यहां पर अनुमान दे दिया, और सेलिंग एक्सपेंस इतने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इतने हैं। क्वेश्चन के अंदर वही बात है कि सर कोई क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, वो सब तो सर गिवन ही नहीं है। नहीं है तो आप भूल जाओ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, और उसमें आपको प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट अर्न ये दिया हुआ है। तो उन्होंने क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, पर अच्छा लगता वो इसमें अगर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट और रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट एक दो हेडिंग्स और बना देते तो ठीक है, धीरे धीरे जुड़ जाएगी, कोई बात नहीं। तो हम इसी क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। आइए, ओ ये क्या आ गया? लीजिए बेटे, समय बचाने के लिए मैंने सीधा इसमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डाल दिया है। वैल्यूज पुट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, क्लोजिंग 25,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000। परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फ्रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है 25,000 का। माइनस करके रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है ये हमें पता नहीं है। ओके, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन थी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,20,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई 1,20,000। डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, प्राइम कॉस्ट मुझे पता नहीं है। जो गिवन है वो मैं पुट करता जा रहा हूं। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो क्वेश्चन में एक हिंट था कि 1,20,000 इज 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अगर आप वर्किंग नोट में जाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इसकी वैल्यू डाल दीजिए, ये कितनी थी 1,20,000 इज इक्वल टू 120 अपॉन 100 इंटू फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये 120 से 120 हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया। दैट मीन्स अगर आप मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके आएंगे 1 लाख। तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए कितने, 1 लाख। रेफरेंस टू वर्किंग नोट नंबर 1। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट अभी नहीं बता सकता। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में गिवन था 20,000, क्लोजिंग 30,000। एड ओपनिंग 20,000 लेस क्लोजिंग 30,000, नेट वर्क्स कॉस्ट नहीं पता। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं दिया, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं दिया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लीडिंग टू प्रोडक्शन नहीं दिया,
क्रेडिट फॉर रिकवरीज और प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट नहीं दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बता सकता। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 50,000, क्लोजिंग 60,000। ओपनिंग क्लॉज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पता है 18 और 22। ये हो गया 18,000, ये हो गया 22,000। सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं पता। कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है 4 लाख। सेल्स पता है 5 लाख। प्रॉफिट मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1 लाख। पर सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, है ना। एक तो एग्जाम में जो हेडिंग्स आपको नहीं दी हुई वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये मैंने फॉर्मेट से ये आइटम डाल दी। ये मतलब आपको दी हुई नहीं थी, तो जब आप एग्जामिनेशन में बनाएंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है। ओके, सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट नहीं थी तो मत लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में अब क्या किया जाए, तो बेटे इन क्वेश्चन में ना ये पजल की तरह होते हैं, इनको ना रिवर्स सॉल्व करना होता है। अब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, अब कॉस्ट शीट को ना उल्टा बनाते जाओ। उल्टा बनाओगे सारी इंफॉर्मेशन आती जाएंगी। देखो आप स्टार्ट करो कॉस्ट ऑफ सेल्स से। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी 4 लाख। अब क्या होता है जब हम उल्टा चलेंगे, जब हम उल्टा चलेंगे यहां से हम अब इसे उल्टा चलने वाले हैं, तो जब हम उल्टा चलेंगे इस ऑर्डर में चलेंगे तो याद रखना जो चीजें ऐड हो रही हैं अब वो लेस होंगी और जो लेस हो रही हैं वो ऐड होंगी। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से अगर मैं ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और इसमें से सेलिंग ओवरहेड्स ये दोनों माइनस कर दूं 18,000 और 22,000, यानी इसमें से अगर मैं 40,000 माइनस कर दूं, अब मैं उल्टा चल रहा हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर मैं ये प्लस करता तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती। अब मैं रिवर्स आ रहा हूं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ये माइनस करूंगा तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अब मैं क्लोजिंग स्टॉक प्लस करूंगा और ओपनिंग स्टॉक माइनस करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताएं जी क्लोजिंग स्टॉक कितना था फिनिश गुड्स का 60, ओपनिंग स्टॉक कितना था 50। तो सीधा चलते हुए जो जो प्लस हो रहा था उल्टा चलते हुए वो माइनस हो जाएगा, सीधा चलते हुए जो जो लेस हो रहा था उल्टा चल रहा हूं तो वो सब प्लस हो रहा है, ठीक है, रिवर्स हो गया। तो सर ये हो गया मेरा 3,70,000। अब सर अगर मुझे कोई दिया होता इसमें से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, तो वो सब मैं माइनस कर देता, वो सब मुझे दिया नहीं है। तो ये मेरी नेट वर्क्स कॉस्ट आ गई 370। नेट वर्क्स कॉस्ट में से, नेट वर्क्स कॉस्ट में से मैं उल्टा चलते हुए ऐड कर दूंगा क्लोजिंग WIP और माइनस कर दूंगा ओपनिंग WIP। तो शायद 20,000 और 30,000 बिल्कुल ठीक। तो ऐड करना है आपने 30,000, लेस करना है आपने 20,000, तो ये आपकी आ जाएगी ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट 380।
इसमें से आप लेस कर दीजिए, सॉरी इसमें आप ऐड कर दीजिए, नहीं सॉरी लेस, ठीक है, इसमें से आप लेस कर दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख, ठीक है। तो ये लेस करेंगे तो आपकी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 2,80,000। प्राइम कॉस्ट में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो और डायरेक्ट लेबर माइनस कर दो, तो ये आपकी आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस था नहीं, डायरेक्ट लेबर था 1,20,000, तो सर ये माइनस करूंगा तो आ जाएगा मेरा 1,60,000। एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये आपकी हो जाएंगी परचेजेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था शायद 25 और ओपनिंग था 20, और ये हो जाएगा 1,65,000, ठीक है। तो अब आप इनको यहां पर पुट कर सकते हैं। मैं ग्रीन से कहता हूं, हमने ये फिगर फाइंड आउट की 1,65,000, और फिर ये हुआ 185, ये हो गया 1,60,000, और ये हमारा हो गया 2,80,000, ये हो गया 3,80,000। तो चाहे आप नीचे से ले लीजिए या ऊपर से ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें हो गया आपका 370, $3,70,000, 3,70,000 ऐड 50 लेस 60, ये हो गया 3,60,000, और वो गिवन था हमें 4 लाख। तो अगर कहीं पर मिसिंग इंफॉर्मेशन हो तो थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में चलते हुए उनको फाइंड करते हुए आएंगे, ठीक है। ये हमने आपको क्वेश्चन दिया, आज के लिए इतना ही। अब हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और भी बचे हैं जो कि थोड़ा सा हाईली टेक्निकल हो जाते हैं, पर मैं वो भी आप लोगों को अगली क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।